तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि वेनरेबल यंग जो कि अपने राउंड के लिए अपने टिकट को कलेक्ट करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर वेनरेबल यंग जो कि अपने राउंड का पहले नंबर को ही चूज कर रहे थे और वे चैप्टर वहीं पे खत्म हो गई थी। एंड अब आगे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम वेनरेबल यंग को देखते हैं जो कि अपने उस नंबर कार्ड को देखकर काफी डरे हुए होते हैं। और तभी वेनरेबल गुई जो कि वेनरेबल यंग से पूछते हैं कि आखिर हमारे नंबर क्या आई है, जिस बात से वेनरेबल यंग जो कि वेनरेबल गुई से पूछने की ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरा खराब है और मैंने नंबर 1 को पिक किया है। वेनरेबल यंग की बातें सुनने के बाद दोनों वेनरेबल यंग के बोलते यार तुम तो काफी ग्रेट हो, तुम तो हमें जल्दी नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। एंड तभी हम बीच टीम सेट के उस बंदे को देखते हैं जो कि साला पागल है और चिल्लाते हुए अपने कार्ड नंबर को शो करते हुए बोलता है कि अरे यार मैं तो चाहता था कि मैं अपने सेट की पूरी क्षमता को दिखाऊं, लेकिन ये मैं कैसे कर पाऊंगा क्योंकि डीमन स्कैमिंग सेट जो कि काफी कम लोग बचे हैं, क्योंकि मैंने उन लोगों को यहाँ पर आने से मना किया था। उन लोगों ने मेरी बात को सुन लिया और मुझे माफ कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग मुझे इतनी आसानी जीत दे रहे हो। इधर वेंडेबल यांग लोग इस पागल की बातें सुनने कर काफी गुस्सा हो रहे होते हैं और तभी वेंडेबल यांग को रूहा जो की बोलती है अब जबकि डीमन स्कैमिंग साइट के डिसेबल जो कि समय पर नहीं आ रहे हैं तो आपकी जगह पर हम लड़ने के लिए जाएंगे। और इधर वेंडेबल यांग जो कि रूहा की बातें सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि सच में तुम काफी अच्छी लड़की हो। और इधर हम देखते हैं कि मिस्टिकल हैंड सेट का वो एल्डर जो कि अपने कार्ड नंबर को चूज करने के लिए गया होता है और तभी वेंडेबल यांग जो कि उसे बोलते हैं कि और वो अनाउंसर से बोलते कि एल्डर मिस्टिकल हैंड सेट के लोग जो कि हमारी जगह को रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो इसीलिए पहले उन्हें ही जाने दें। और जिस पर मिस्टिकल हैंड सेट का एल्डर जो कि बोलते हैं ये बकवास बात है, हमने तो अभी भी एग्री नहीं की है और एल्डर प्लीज हमारे डिसेबल नहीं जानते कि वो क्या कर रही है। और वो एल्डर जो कि रुआ से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि पागल लड़की आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम जाके पीछे चुपचाप खड़े हो जाओ। और अपने एल्डर की बात सुनकर रुआ से जाने लगती है, जिसके बाद में वो सिस्टर चूचू के पास जाती है। सिस्टर चूचू जो कि रुआ से बोलती है कि सीनियर सिस्टर अब हम लोग जो कि अपोनेंट्स हैं इसीलिए उन पर दया दिखाने की कोशिश मत कीजिए और इसके अलावा ये छोटी सी हिचकी जो कि उसके लिए स्टॉल नहीं करेगा। और जिस पर रुआ जो कि सोचने लगती है क्या क्यों जंग मास्टर जो के साइड में नहीं है और आखिर क्यों और क्या उनकी लव जो कि हेट्रेड में बदल गई है। एंड तभी वेनरेबल जंग जो कि मिस्टिकल हैंड सेट के एल्डर के पास आते हुए उसे चिल्लाकर बोलने लगते हैं कि तुम ओल्ड मैन तुम अपने आप को राइट यस कल्टीवेटर कहते हो लेकिन सच में तुम उन बच्चों से भी बेकार हो। और जिस पर मिस्टिकल हैंड सेट का एल्डर बोलता है कि लेकिन हमारे सेट के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है और तुमने समझाया कि क्लियरली क्या हुआ था और हम सिर्फ एक दूसरे के साथ चल रहे थे और आखिर हम दोनों के बीच में क्या है, क्या हम दोनों सेम पाथ पर हैं और यहाँ पर हम दोनों जो कि राइवल हैं और इसीलिए हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इधर हम यानमो को देखते हैं जो कि मिस्टिकल हेवन सेट के उस एल्डर की बातें सुनकर वो भी बोलता है कि और यहाँ पर राइटियस सेट जो कि ठीक है लेकिन यहाँ पर ये बेकार और इजिटिक नहीं चलने वाली है और मुझे इस समय डीमन स्कैमिंग सेट के लिए काफी बुरा फील हो रहा है। और इसी के साथ में वो अपने मन में सोचता है कि और वो लोग जो कि इसके कारण फाइट नहीं कर सकते और सच में मुझे इनके लिए काफी बुरा फील हो रहा है स्पेशली उस बंदे के लिए। और जिसके बाद में हमें डीमन सोल सेट के तीनों ब्रदर्स को दिखाया जाता है। इसी के साथ में हमें योंगलिंग और सोमियर को देखते हैं जिन्हें भी काफी बुरा फील हो रहा होता है। और इसी के साथ में अनाउंसर पहुंचता है कि जैसे कि डीमन स्कैमिंग सेट के डिसेबल जो कि यहाँ पर आने में असमर्थ है और इसीलिए हम इस राउंड को फॉरगेट करने वाले हैं। और अनाउंसर की बातें सुनने के बाद हम तीनों वेंडेबल्स को देखते हैं जो कि शर्म से अपने सर को नीचे करे होते हैं। जिसके बाद में अनाउंसर बोलता है कि तो अब और अनाउंसर के इतना बोलने के साथ में ही वही चिल्ला के बोलते कि डीमन स्कैमिंग सेट के डिसेबल जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। और जिसके बाद में वेंडेबल यंग भी उस तरफ देखते हैं और जिसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर डीमन स्कैमिंग सेट के सारे डिसेबल की एक ग्रैंड एंट्री होती है। और ये एंट्री देखकर सच में गाइस मुझे काफी मजा आया। और डीमन स्कैमिंग के सारे डिसेबल्स के आगे जो कि जूपन जो कि इन्हें लीड कर रहा होता है और तभी जूपन वहां आते ही बोलता है कि सॉरी मुझे यहाँ पर आने के लिए लेट हो गई। एंड तभी हम यंग मास्टर फैंग को देखते हैं जो कि जूपन की टोली की तरफ देखकर उसे एक झटका लगता है और उनकी लेवल को देखने के बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और यहाँ पर ट्विंग चैगलॉन और सीनियर सिस्टर मैं इसका नाम भूल गया, ये तीनों के तीनों जो कि अपने इथेरियल स्टेज के थर्ड लेयर पर पहुंच गए होते हैं और इधर क्विलिंग और यूलिंग जो कि अपने इथेरियल स्टेज के फर्स्ट लेयर पर पहुंच गए होते हैं और इसी के साथ में गुई हुई जो कि अपने इथेरियल स्टेज के सेकंड लेयर पर होता है और बाकी के बच्चे ताइजेन गेंगर और यूमेर जो कि अपने रेटेंट स्टेज के सिक्स लेयर पर पहुंच गए होते हैं। और यंग मास्टर फेंग ये देखकर तो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि यहाँ पर पूरी टीम ही प्रॉब्लम है। और यहाँ पर यंग मास्टर फेंग की हालत काफी खराब हो चुकी होती है और तभी यंग मास्टर फेंग जो कि अपने ब्रदर से चिल्लाते हुए पूछता है कि यहाँ पर डीमन स्कैमिंग सेट के आधे डिसेबल्स जो कि थ्रिलर स्टेज पर हैं, आखिर तुम लोगों ने उस दिन किस तरह के टेस्ट लिए थे और क्या तुम लोग इतने क्रिटिकल इंटेलिजेंस को भी नहीं समझ सकते। और जिस पर यंग मास्टर हान फैंग से बोलते हैं कि ब्रदर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग कुछ महीने पहले जो कि अपने रेडियन स्टेज के 8th और 9th लेयर पर थे और ये इम्पॉसिबल, आखिर ये लोग इथेरियल स्टेज के थर्ड लेयर तक कैसे पहुंच सकते हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यंग मास्टर हान की बातें सुनने के बाद यंग मास्टर फैंग बोलते कि तो तुम कहना चाहते कि ये लोग कुछ दिन पहले अपने इथेरियल स्टेज पर नहीं थे और आखिर कोई भी रास्ता नहीं है ब्रदर, तुम जो कि अभी अभी हमारी सेट की रिसोर्सेज के कारण इथेरियल स्टेज में एंटर किए हो और आखिर एक लोअर सेट को इतने शॉर्ट टाइम में आखिर इतना कुछ कैसे मिल सकता है। और जिस पर यंग मास्टर हान जो कि यंग मास्टर फैंग से बोलते हैं कि आखिर ब्रदर मुझे कैसे पता चलेगा, आपको थर्ड ब्रदर से पूछना चाहिए, वही आपको सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं
नहीं आ रहा कि वो लोग इतने जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर लिए। और जिस पर एक मास्टर फैंग जो कि अपने आप को शांत करते हैं और वो बोलते हैं कि अब हम और डिमन स्कैमिंग सेट को नीचे नहीं देख सकते और वो लोग अब हमारे पोजीशन के लिए खतरे नहीं है, बल्कि वे लोग हमें रिप्लेसिंग करने के लिए फुल्ली कैपेबल हैं और अब हमें अपने प्लान को चेंज करना होगा और अब हमें इस मिडिल 3 सेट के फाइट में नीचे ना रहने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा और तभी हम डिमन स्कैमिंग सेट जैसे थ्रेट से बच सकते हैं। और ये दोनों ब्रदर भी फैंग की बातें सुनने के बाद ये लोग भी अपना सर को हिलाते हैं और जिसके बाद में यंग मास्टर फैंग जो कि इन लोगों से बोलता है कि ओ तो तुम लोगों ने जिस बंदे के बारे में मेंशन किया था वो इसी 6 थ्रिलर स्टाइल एक्सपर्ट्स में से एक है। लेकिन तभी थर्ड यंग मास्टर जो कि यंग मास्टर फैंग से चिल्लाते हुए बोलते कि ब्रदर नहीं बल्कि वो बच्चा है। और थर्ड यंग मास्टर जो कि जूफेन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलता है कि इस बच्चे की कल्टीवेशन काफी लो है लेकिन ये एक ट्रू मॉन्स्टर है। और यंग मास्टर फैंग जो कि जूफेन की तरफ देखकर वो सोच रहे होते हैं कि ये सारे थ्रिलर स्टाइल के एक्सपर्ट्स जो कि उसके पीछे चल रहे हैं तो इसका मतलब कि इसकी पावर उन लोगों से ज्यादा होनी चाहिए और जो लोग भी अपने कल्टीवेशन को फेस वैल्यू के लिए लेते हैं उन्हें काफी सफर करनी पड़ती है। और इसी के साथ में ये वाली चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। तो गाइस अगली चैप्टर काफी मजेदार होने वाली है। और हाँ जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और प्लीज यार मैं आप लोग को बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन यार बोलना पड़ता है एंड प्लीज यार मेरे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, मैं वहां पर सबके रिप्लाई देता हूँ और आप लोग मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। और प्लीज इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करो और यार 1K कंप्लीट करा दो प्लीज 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 प्लीज। और वहां पर आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं।